अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का। एक टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, कमेंट्स आए थे कि बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था, तो मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, अच्छा, ये जो टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड्स में आ चुका है। ठीक है, काफ़ी ईयर्स में आता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911, यानी कि इनका जो नाम था वो था लॉर्ड रदरफोर्ड। ठीक है, 1911 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज़ चलाई और एटम का एक नया मॉडल इन्होंने प्रपोज़ करा, यानी कि ये एटम का एक मॉडल जो है वो उन्होंने पेश करा, लेकर आए। सही है, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था एटॉमिक मॉडल के बारे में? इन्होंने एक थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल लिया, यानी कि थिन पीस ऑफ गोल्ड फॉइल हम कह सकते हैं। ठीक है, और इस पे इन्होंने कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स शूट करे। सही है, गोल्ड फॉइल के ऊपर। अच्छा, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आए थे, यानी कि एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसे हम पोलोनियम कहते हैं। ठीक है, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आए थे, जो उन्होंने कहाँ पे शूट करे थे? गोल्ड फॉइल के ऊपर शूट करे थे। अच्छा, पहली बात, व्हाट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल्स? देखो, अल्फ़ा पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह के पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स कैन मेक द अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा, ये जो पार्टिकल्स थे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि पोलोनियम से आए थे। ठीक है, अच्छा, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं? बेसिकली अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। हम उनकी एग्जांपल में यूरेनियम, रेडियम और पोलोनियम को पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी एग्जांपल्स हैं यूरेनियम, रेडियम और पोलोनियम। और साथ साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एक ये भी पहचान होती है कि जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा होता है उनको भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। और बेसिकली होते ये अनस्टेबल आइसोटोप्स हैं जो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स रिलीज़ कराते हैं और एनर्जी रिलीज़ कराते हैं। ठीक है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मुराद एटम्स रिलीज़ कराते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ कराते हैं। और अल्फ़ा पार्टिकल्स किस चीज़ पे कंसिस्ट करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स पे कंसिस्ट करते हैं। अच्छा, ये जो गोल्ड फॉइल थी जिसके ऊपर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स शूट करे थे, ये बहुत थिक थी और थिन थी। इसकी जो थिकनेस थी वो कितनी थी? 0.004 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉइल को सेट करा था और रेस को सेट करा था तो उसके सामने ऑब्ज़र्वेशन के लिए, यानी कि ऑब्ज़र्व कर सके कि कौन सी रेस स्कैटर्ड हो रही हैं, कौन सी टकरा के वापस आ रही हैं, ये चीज़ ऑब्ज़र्व करने के लिए उसने एक ZNS स्क्रीन लगाई थी, यानी कि जिंक सल्फ़ाइड स्क्रीन, बिल्कुल सामने। ठीक है, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जो ब्लॉक है बेसिकली ये जिंक सल्फ़ाइड स्क्रीन है। ठीक है, अच्छा, ये जो रेस थी जब ये वहाँ पे गई हैं तो फिर इन्होंने क्या करा? ये स्कैटर्ड हो गई, यानी कि बिखर गई। सही है, अब वो चीज़ें जो ऑब्ज़र्व की गई, यानी कि मोस्ट ऑफ़ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेटली पास हो गए और अनडिफ्लेक्टेड हुए, यानी कि रिफ्लेक्ट नहीं हुए थ्रू द शीट के ज़रिए, एंड प्रोड्यूस इल्यूमिनेशन ऑन द जिंक सल्फ़ाइड स्क्रीन। और क्या करा? उन पार्टिकल्स ने इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करी सल्फ़ाइड स्क्रीन पे। अच्छा, इल्यूमिनेशन क्या होती है? इल्यूमिनेशन का मतलब होता है विजिबल लाइट की प्रोडक्शन, यानी कि स्क्रीन पे जो भी जिंक सल्फ़ाइड स्क्रीन के ऊपर विजिबल लाइट आई होगी उसकी जो प्रोडक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एल्यूमिनेशन बोलेंगे। और ये प्रोडक्शन क्यों हुई थी विजिबल लाइट की? क्योंकि पार्टिकल्स ने आपस में इंटरेक्ट करा था। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ विजिबल लाइट ऑन द स्क्रीन एज अ रिज़ल्ट ऑफ द पार्टिकल्स इंटरेक्शन। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या लगाई गई कि वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स अंडरगो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू गोल्ड शीट, यानी कि बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी डायरेक्शन क्या करी? चेंज करी। हालांकि ज़्यादा ने क्या करी? गोल्ड शीट पे पास हो गए थे, ज़्यादा पार्टिकल्स गोल्ड शीट पे पास हो गए थे और बहुत कम पार्टिकल्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी थी। तीसरा पॉइंट क्या है? अ वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स 1 आउट ऑफ 8000 रिट्रेस दियर पाथ। इट्स मीन कि 8000 में से कोई एक आध पार्टिकल होगा जिसने वापस से अपनी उसी डायरेक्शन पे आया था टकराने के बाद, यानी कि रिट्रेस दियर पाथ, यानी कि उसी जगह पे आ जाए जहाँ से वो गया था। ठीक है, टर्न अराउंड एंड वेंट बैक द वे इट केम।
अच्छा, उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या निकला रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का, यानी कि नतीजा क्या निकला। रदरफोर्ड सेड दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, वन इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस एंड द अदर पार्ट इज़ आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम्स जो हैं वो दो मेन पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, एक को हम न्यूक्लियस बोलते हैं और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस से बाहर है। दूसरा पॉइंट क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट लाइन एंड अनडिफ्लेक्टेड शोज दैट मोस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इज़ एम्प्टी। अच्छा, रदरफोर्ड ने ये भी बोला कि जब उसने टाइनी पार्टिकल्स एटम के ऊपर शूट करे तो बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे थे जो सिर्फ स्ट्रेट गए थे। ठीक है, अपनी डायरेक्शंस चेंज नहीं करी थी। ठीक है, ये बात हमें क्या बताती है कि वहाँ पे बहुत सारा एम्प्टी स्पेस जो है वो मौजूद है एटम के अंदर। सही है, जब भी क्या हुआ था, स्ट्रेट चले गए थे टाइनी पार्टिकल्स, अगर स्पेस मौजूद नहीं होता तो वो सारे टकरा के वापस आ जाते। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट गए तो इसका मतलब यही है कि बहुत सारा एम्प्टी स्पेस अभी भी एटम के अंदर मौजूद है। सही है, ये भी एक कंक्लूजन निकाला गया था। अच्छा, तीसरी बात क्या बोली गई, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स रदरफोर्ड ने शूट करे थे, टाइनी पार्टिकल्स अल्फ़ा पार्टिकल्स, वो बेसिकली क्या थे, पॉजिटिव थे और वो डिफ्लेक्ट भी हुए थे। सही है, जब वो इंटर हुए थे उस गोल्ड फॉयल के अंदर तो वहाँ पे जाके क्या हुआ था, वो डिफ्लेक्टेड हुए थे। सही है, और उनकी डिफ्लेक्शन और पॉजिटिव चार्ज इस बात की गवाही देता है कि एटम के अंदर जो भी एटम का जो सेंटर है बेसिकली उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और उसको क्या हमने नाम दिया है, न्यूक्लियस का। ओके, 4 क्या है, द मास इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अच्छा, बहुत सारा ऐसा स्टफ़ जो एटम्स को बनाता है उसमें कुछ हैवी पार्ट्स भी शामिल होते हैं जो न्यूक्लियस को पैक करते हैं। ठीक है, और जो लाइटर पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कॉल्ड एटम। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व कर रहे हैं और वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के बाहर का जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो तो एटम है और वहाँ पे कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। नाउ लेट्स सी रदरफोर्ड पोस्टुलेट्स। अच्छा, रदरफोर्ड पोस्टुलेट्स का मतलब होता है दावा करना, यानी कि रदरफोर्ड ने किन चीज़ों पे दावा किया था। सबसे पहली बात, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, देखो एटम के सेंटर में एक टाइनी हैवी कोर मौजूद होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर दो पॉजिटिवली चार्ज मौजूद होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, द एंटायर मास इज़ कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, यानी कि जो एटम का ज़्यादा से ज़्यादा जो मास है बेसिकली वो क्या है, पैक्ड इनटू द न्यूक्लियस, यानी कि पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियस है। और ये हम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, एटम का हैवी कोर बोलते हैं। सही है, क्योंकि यही ज़्यादातर एटम्स को क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है। उसके बाद द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज़ मैक्सिमम। यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड कुछ एम्प्टी स्पेस मौजूद है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस मौजूद है। ये जो एरिया है यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि रदरफोर्ड ने इस बात का भी दावा किया था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो एम्प्टी स्पेस मौजूद है बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ठीक है, उसके बाद द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ विद हाई स्पीड वेलोसिटी। उसके बाद इसने एक और पोस्टुलेट ये भी दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत फास्ट मूव करते हैं, सर्कल्स की तौर पर मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, बिल्कुल इस तरह जैसे एक प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड और मूव कर रहा होता है, बिल्कुल इस तरह। उसके बाद क्या है, दीज सर्कुलर पाथ्स आर नोन एज ऑर्बिट शेल्स। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन के पाथ्स हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं और कभी कभार शेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरह जैसे डिफरेंट लेवल्स और फ्लोर्स होते हैं एक बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, बिल्कुल इस तरह इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो पाए जाते हैं।
के बाद क्या पोस्टुलेट दिया गया, एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट इज़ एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम्स जो हैं बिल्कुल टाइनी बैलेंसिंग एक्ट करते हैं, यानी कि इनके पास सेम नंबर होता है प्रोटॉन का भी और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी। ठीक है, तो इनका कोई ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, बल्कि ये सेम नंबर दोनों के पास मौजूद होता है। ठीक है, बाद 7 एंड लास्ट, द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द ओरिजिनल एटम। इट्स मीन कि न्यूक्लियस जो है वो इनक्रेडिबली टाइनी है। अगर हम पूरे होल एटम से कंपेयर करें तो न्यूक्लियस क्या है, बहुत ज़्यादा टाइनी है। ओके, लेट्स सी द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखो पहला डिफेक्ट क्या था, रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी कि रदरफोर्ड ने हमें स्टेबिलिटी एटम की एक्सप्लेन नहीं की थी। यानी कि रदरफोर्ड के मॉडल ने हमें ये नहीं बताया कि क्यों एटम्स आपस में कोलैप्स नहीं करते या फॉल गिरते क्यों नहीं हैं, आपस में कोलैप्स क्यों नहीं करते और आपस में गिरते क्यों नहीं हैं। साथ साथ हमें ये भी एक्सप्लेन नहीं करा कि वो किस तरह से आपस में स्टे करे हुए हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या बोली, इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ एंड emit एनर्जी कंटिन्यूसली ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी अल्टीमेटली इट मस्ट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इट्स मीन के रदरफोर्ड ने ये सोचा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सर्कल्स में मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, और अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं, गिव कर रहे हैं ऑल द टाइम। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम रेस कराता है, क्योंकि अगर वो अपनी एनर्जी इसी तरह से लूज़ करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, वो इवेंचुअली क्रैश हो जाएंगे न्यूक्लियस में। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि एटम्स जो है वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, इस बात की भी वजाहत जो है वो रदरफोर्ड ने नहीं दी थी। सही है कि वो अपनी एनर्जी अगर लूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो उनको तो क्रैश हो जाना चाहिए ना, दे शुड इवेंचुअली क्रैश इनटू द न्यूक्लियस। ओके, तीसरी बात क्या थी, इफ़ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन emits एनर्जी कंटिन्यूसली देन देयर वुड बी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अच्छा, इसका मतलब कि रदरफोर्ड का मॉडल जो था उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब रिलीजिंग कर रहे हैं एनर्जी, अपनी एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, तो हमें एक कंटिन्यूस रेनबो ऑफ कलर्स दिखना चाहिए, क्योंकि हम जो है ना लाइट इमिट हो रही है एटम से, तो हमें एक कंटिन्यूस रेनबो ऑफ कलर्स दिखना चाहिए, लेकिन हमें नहीं दिखता। हम रियलिटी में क्या ऑब्जर्व करते हैं, कुछ अलग ऑब्जर्व करते हैं, जैसे लाइन स्पेक्ट्रम, वी गेट अ लाइन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। हम कुछ लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं और कुछ स्पेसिफिक कलर्स ऑब्जर्व करते हैं हर एलिमेंट के। ठीक है, इस बात की भी एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने नहीं दी थी। Okay, if you guys understand my today chemistry lecture, so मुझे comments करके बताइएगा. I will continue the book and thanks for watching and stay connected for your higher grade in studies.